अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दूसरे रोज़ भी मैं थाने में देर तक उदास बैठा रहा। मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं अपनी मंगेतर के अगवा पर बेहद परेशान हूँ। मुझसे जिस किस्म की अदाकारी भी हो सकती थी मैं कर रहा था। दूसरे ही रोज़ शाम को मैंने पुशाली को देखा। वो होटल की लॉबी में काउंटर पर खड़ी दस्ताने पहन रही थी। उसने यूरोपीय लिबास पहन रखा था और सर पर सुर्ख बालों वाली रग चढ़ी हुई थी। आंखें चार हुई और वो अपने सर को ज़रा सा हिलाकर होटल से बाहर निकल गई। शाम को इंस्पेक्टर मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि सजादा की तलाश पूरी सरगर्मी से जारी है और हम बहुत जल्द उसे बरामद करके डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो खसूसियत के साथ इस केस में सरगर्मी दिखा रहा था। मैंने उसे एतमाद में लेते हुए हिदायत किया कि अगवा की खबर किसी हालत में भी प्रेस को नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी बदनामी होगी। इंस्पेक्टर ने यकीन दिलाया कि जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे ही होगा। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मैंने इसलिए भी सजाता कि माता और पिताजी को खत नहीं लिखा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके सजादा को बरामद कर लें। इंस्पेक्टर बहुत पुरतमाद था। कहने लगा, कैप्टन साहब, भाई गुरु की कृपा से मैं 2-1 दिन में बहन जी को यहाँ ले आऊँगा। बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें। मैं सजादा का सामान अपने कमरे में ले आया था। उसी रात पुशाली भी इसी होटल के कमरे में आकर ठहर गई। रात 2 बजे वो मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसे तमाम वाक़यात बताया और जीन जैकेट, ऊनी टोपी और रिवॉल्वर दिखाया। वो आतिशदान के पास कलीन पर बैठी थी। कहने लगी, अब तुम क्या सोच रहे हो? हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम आज ही मुँह अंधेरे यहाँ से निकल चलें। मैंने होटल वालों को बता दिया है कि मैं सुबह शिमले और दूसरे पहाड़ी इलाकों की सियाहत को जाऊँगी। मेरे जहन में एक छोटा सा प्रोग्राम था। मैंने पोशाली से कहा कि वो सिर्फ कल का दिन मज़ीद इंतज़ार करे। पोशाली मेरे कमरे से चली गई। जाते हुए कह गई कि वो कल रात को फिर आएगी। दूसरे रोज़ मैं फिर थाने में जाकर बैठ गया। अब मेरा लहजा कुछ तलख था। मैं पुलिस वालों पर बरस पड़ा कि वो लोग इस केस के सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे। सिख पुलिस इंस्पेक्टर मुझे यकीन दिलाने लगा कि पूरी दयानतदारी और फर्शनासी से तफ्तीश कर रहा है। मैंने मेज़ पर हाथ मारकर दोनों हथेलियां टिकाकर पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा और प्रोग्राम के मुताबिक कहा, मिस्टर इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं तुम रूटीन की कार्रवाई कर रहे हो और मेरी मंगेतर पर जो बीत रही है इसका सिवाय मेरे और किसी को एहसास नहीं है। मैं अब खुद उसकी तलाश में निकलता हूँ और यकीन करो मैं सजाता को डाकुओं के चुंगल से छुड़ा कर रहूँगा और उन डाकुओं को भी कानून के हवाले कर दूंगा। ये कहकर मैं तेजी से थाने से बाहर निकल आया। होटल आते ही मैंने सजाता के पिताजी को हिंदी में खत लिखा जिसमें उन्हें बताया कि बदकिस्मती से सजाता को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और मुझे यकीन है कि ये वही डाकू हैं जिन्होंने एक बार मुझे भी मेरे बंगले से अगवा किया था। पुलिस की तफ्तीश पर मुझे भरोसा नहीं है और मैं खुद शिमले के इलाके में सजाता की तलाश में निकल रहा हूँ। आप कृपा करें और मेरे दफ्तर में इस वाक़े की इतला न करें, इससे मेरी बदनामी होगी। मैंने अखबार में भी खबर नहीं छपने दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। काश मैं सजाता को अपने साथ न लाता। मैं जानता हूँ कि आपके दिल पर यह खबर सुनकर क्या गुजरेगी, लेकिन आप विश्वास रखें, मैं सजाता को खुद रिहा करा के रहूँगा। खत लिफाफे में डालकर मैंने पोस्ट कर दिया। रात का खाना खाने के बाद मैं नीचे जाकर होटल के हिंदू मैनेजर से मिला और उसे बताया कि मैं अपनी मंगेतर की तफ्तीश के सिलसिले में जा रहा हूँ। मेरा सामान कमरे में बंद है। जब तक मैं अपनी मंगेतर को वापस ना ले आऊँ यह कमरा इसी तरह बंद रहना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा और कमरे की अपनी चाबी साथ ले जाऊँगा। मैनेजर ने कोई एतराज़ न किया। आधी रात के बाद पोशाली मेरे कमरे में आ गया। अब हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने 2 रोज़ से शेव नहीं की थी ताकि थोड़ा बहुत हुलिया बदल लिया जाए। तय ये हुआ कि हम दोनों शिमले से सुबह सुबह चलने वाली सरकारी बस में सवार होंगे। उस बस का रूट हमने मालूम कर लिया था। ये बस शिमले से चंपा और कांगड़ा वैली से गुजरकर पठानकोट की तरफ जाती थी। चंपा डैम के नक्शे के मुताबिक हमें रत्ती झाला के कस्बे में उतर जाना था। यहाँ से हमें सियाओं की हसीयत से वादी के पुरफजा पहाड़ी इलाकों में घूम फिर कर चंपा डैम से 2 मील पीछे एक खोली में जाकर वहाँ किसी मकामी आदमी के यहाँ सियाह की हसीयत से ठहरने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमारे पास इतना रुपया था
कि हम किसी भी मकामी आदमी को अपने यहाँ ठहराने पर राज़ी कर सकते थे। अगली सुबह होटल से निकलकर सीधा लारी अड्डे पर आ गया। लारी 5:30 बजे रवाना होती थी। चंद एक मुसाफिर ही बैठे थे। मैंने पोशाली को देखा। वो अगली सीट पर गर्म कोट के कॉलर उठाया, सर पर उन्हीं टोपी पहने खामोश बैठी थी। मैंने टिकट ली और लारी में सवार हो गया। 5:45 लारी पठानकोट की तरफ रवाना हो गई। यह एक लंबा सफ़र था। लारी शिमले की बर्फपोश वादियों में आ गई। यहाँ बर्फ़ कहीं नहीं थी। सर्दी ज़रूर पड़ रही थी, मगर सरसब्ज इलाका शुरू हो गया था। दोपहर को एक पहाड़ी कस्बे के अड्डे पर पहुंचकर लारी रुक गई। यहाँ कई एक मंदिर टीलों के ऊपर बने हुए थे। एक चश्मा भी बह रहा था। यहाँ दोपहर का खाना खाया गया। अब पोशाली मेरे पास आ गई थी। हम ये ज़ाहिर कर रहे थे कि हम सियाह हैं और चंबा कांगड़ा वैली की सियाहत के लिए हैं। तीसरे पैर हम हिमाचल प्रदेश के वस्ती पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। अभी सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि वादी में रत्ती झाला का कस्बा आ गया। लारी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी। मैं और पोशाली नीचे उतर गया। यह बड़ा ही सरसब्ज और शादाब और खूबसूरत इलाका था और कश्मीर के बाद इसी का नाम आता था, मगर सर्दियों में बहुत कम सियाह देखने में आते थे। और रत्ती झाला पहाड़ी कस्बा था। यहाँ टीलों के दामन में देहाती मकान दिखाई दे रहे थे। हमें यहाँ रात गुजारनी थी और दूसरे दिन चंबा डैम के इलाके की तरफ रवाना हो जाना था। रत्ती झाला में किसी होटल की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2-4 दुकानें लारी अड्डे में थीं, जिनमें एक ढाबा यानी वैष्णव होटल था। हम दुकाननुमा होटल में आकर बैठ गए। लोग यहाँ सियाहों को देखने के आदी थे, इसलिए किसी ने हमारी तरफ खास तवज्जो न दिया। हमने चाय मंगवाई जो गिलासों में आई। हम चाय पीते हुए गहरी निगाहों से माहौल का जायजा लेने लगे। एक फौजी जीप जिसमें कुछ सिख फौजी सवार थे होटल के आगे से गुजरकर सामने टीले की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। सिख फौजी असला जीप में रखकर अंगड़ैया लेते उतरकर इस होटल की तरफ बढ़े जहां मैं और पोशाली बैठे चाय पी रहे थे। ये कुल 4 सिख फौजी थे। उनमें एक सूबेदार मेजर था। एक सिपाही जीप के पास ही खड़ा हो गया। मैंने पोशाली की तरफ देखा और खामोशी से चाय पीने लगा। चारों सिख फौजी उस पहाड़ी ढाबे में यानी वैष्णव होटल में आकर बैठ गए। फिर उन्होंने चाय के गिलास मंगवाए। मैं और पोशाली सियाहों के भेष में दरवाजे के पास वाली मेज पर बैठे खामोशी से चाय पी रहे थे। हम इन सिख फौजियों को अपने चेहरों से शनासा नहीं करवाना चाहते थे, चुनाचे मैंने पोशाली को आंख से इशारा किया। हम उठे और चाय के पैसे देकर पहाड़ी सड़क पर वादी की तरफ चल पड़े। पोशाली ने कहा, रात होने से कुछ पहले हमें कुछ इंतज़ाम कर लेना चाहिए। वादी में बर्फ़ तो नहीं थी, मगर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम बाहर रात नहीं गुजार सकते थे। मैं किसी मुस्तकिल ठिकाने के बारे में सोच रहा था। एक अहम मिशन हमारे सामने था और हमें इस वादी में 15-20 रोज़ तो ज़रूर रहना था। चंबा डैम वहाँ से थोड़ी ही दूर था। मैंने पोशाली से कहा कि इसका बंदोबस्त तो डैम के करीब किसी गांव में जाकर ही करना होगा। पोशाली खामोशी से मेरे साथ चलती रही। आगे एक टीले की चढ़ाई थी। छोटी पहाड़ी सड़क बर्फ खाती टीले के पहलू से गुजरती थी। हम सड़क पर टीले की दूसरी जानिब पहुंचे तो गरूब होते सूरज की मलगजी रोशनी में हमें नीचे वादी में चंबा डैम नजर आया। डैम ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। 2 पहाड़ियों के दरमियान डैम की लंबाई मेरे हिसाब से निसफ फरलांग से भी थोड़ी कम होगी और उसके आगे की जानिब लंबी ढलान थी, जिस पर बड़े बड़े पाइप नीचे बिजली घर की तरफ जा रहे थे। पीछे पहाड़ियों के दरमियान एक प्याले की शक्ल में एक बहुत बड़ी जगह थी। डैम ज़ेरे तमीर था और झील में अभी चनाब का पानी नहीं डाला गया था। ढलानी पाइप मुकम्मल हो चुके थे। झील वाली जगह पर बड़े बड़े क्रेन दूर से देखे जा सकते थे। हम दोबारा वादी में आए तो डैम दरख्तों और छोटी छोटी टेकरियों के कम में हमारी नज़रों से ओझल हो गया, मगर हमने उसकी सिमत और मकान का तयन कर लिया था। उसी हिसाब से हम डैम के मगरबी पहलू की जानब चल रहे थे। सारी जगह छोटे छोटे टीलों, चीड़ के दरख्तों और जंगली झाड़ियों से पुर थी। ज़मीन की मिट्टी का रंग सुर्खी मैल था। हम पक्की सड़क छोड़कर एक पकड़ नड्डी पर चढ़कर दरख्तों के नीचे चल रहे थे। सूरज गरूब हो चुका था। दूर पहाड़ियों की तराई में सब्ज अंधेरा छा गया था। वादी में अभी शाम की रोशनी बाकी थी। हमें एक खुली जगह मकानों की छतें दिखाई दी। ये 10-12 कच्चे पहाड़ी मकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। हम गांव के करीब आकर रुक गए। एक कच्ची पकड़ नदी गांव को जा रही थी।
रात के साया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान उतरने लगे थे। गांव में जो 10-12 मकान थे उनमें लालटेन रोशन हो गई थी। ये मकान हमसे ज़्यादा दूर नहीं थे और हमें इनकी छतें और कच्चे शहर नजर आ रहे थे। वैशाली कहने लगी, हमें फ़िलहाल किसी मकान में रात गुजारने के लिए जगह हासिल करनी चाहिए, इसके बाद सोच लेंगे। हम पगड़ नड्डी पर गांव की तरफ चल पड़े। एक मकान के आंगन में हमने लकड़ी के तख्त पर एक देहाती को नमाज पढ़ते देखा तो वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने वैशाली से कहा, यह मुसलमान है और हमारे लिए इसका घर ही मौजूद रहेगा। जब देहाती नमाज पढ़ चुका तो हम उसकी तरफ बढ़े। उसका मकान बाकी मकानों से ज़रा अलग हटकर कोने में था। वो देहाती दुआ मांगने के बाद अपनी छोटी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रुक गया था। मैंने उसे जाते ही सलाम किया। हम मियाँ बीवी हैं, इस इलाके की सैर करने शिमला को निकले हैं। क्या हमें रात गुजारने को जगह मिल जाएगी? तुम हमारे दीनी भाई हो, हम गरीब लोग ज़रूर हैं मगर मेहमानों की खिदमत को अपना फ़र्ज समझते हैं। उसने अपनी बीवी को आवाज़ देकर कहा कि मेहमान आए हैं। उसकी बीवी देहाती लिबास में दूसरी कोठड़ी से बाहर निकली। वैशाली ने उनसे सलाम किया। उनका एक नौजवान लड़का भी वहाँ आ गया। हमारे लिए कोने वाली कोठड़ी खोल दी गई। साग के साथ ज्वार की रोटी हमने मिलकर खाई। खाने के बाद ये देहाती, जिसका नाम राजू था, हमारे पास हुक्का लेकर बैठ गया। दलान में आग का छोटा सा अलाव रोशन था। उसकी बीवी चूल्हे पर पतीली रखे हमारे लिए चाय बनाने लगी। मैंने बातों ही बातों में इससे सारे इलाके के बारे में पूछा कि यहाँ दरिया किस तरह बहता है। राजू ने हुक्के का कश लगाया और बोला, दरिया यहाँ से पीछे पहाड़ों में बहता है मगर उस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है बेटा। वो क्यों? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। हालांकि मुझे मालूम था कि वहाँ डैम बन रहा है और फौज बैठी है। सरकार ने वहाँ डैम बनाया है। अभी दरिया का पानी नहीं छोड़ा गया। अजनबी लोगों को उधर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ गांव के लोग अंडे, दूध और गोश्त लेकर ही वहाँ जा सकते हैं। मैं खामोश हो गया। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर था कि फ़ौज के नज़दीक इस डैम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसकी हिफाजत पूरी सख्ती से की जा रही है। सिक्योरिटी यकीनन इतनी सख्त होगी कि हमारा सियाह के रूप में वहाँ जाना नामुमकिन है। राजू की बीवी चाय ले आई। हम चाय पीने लगे। सर्दी रात के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वादी तारीख हो गई थी। मैंने कहा, उस डैम के बन जाने से गांव में बिजली तो ज़रूर आएगी राजू चाचा। राजू ने हुक्के का कश लगाया और खांसते हुए बोला, बेटा बिजली जब आएगी तब की बात है, अभी तो हमारी काफ़ी ज़मीन बेकार हो गई है। वहाँ फलों के बड़े बाग थे। एक बाग में मैं और मेरा बेटा भी मजदूरी किया करते थे। अब ये बाग भी नहीं रहा। बस थोड़ी सी ज़मीन पर कांच करके बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मैंने मज़ीद कुरेदते हुए कहा, राजू चाचा तुमको डैम पर भी काम मिल सकता है। चारी साहब बड़ा सख्त आदमी है, किसी नए आदमी को बंद के करीब फनकने भी नहीं देता। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, ये चारी साहब कौन है जो किसी नए आदमी को बंद के करीब फटकने भी नहीं देता? राजू अलाव में आग कुरेदते हुए बोला, मेजर साहब है। यहाँ बंद पर जितनी फौज पड़ी है वो इन सब का बड़ा अफसर है। मद्रासी है मगर बड़ा सख्त आदमी है। मेरे जहन में अचानक बिजली सी चमक गई। ये यकीनन गरिजन कमांडर था और चारी नहीं बल्कि आचारी था जो तमिलों की एक गोत है। मैं तमिल ना सिर्फ बोल सकता था बल्कि पढ़ भी सकता था। मैं उसका कुर्ब हासिल कर सकता था। मेरे जहन में एक मंसूबे की तह अपने आप खुलती चली गई और चंद लम्हों के अंदर अंदर पूरी स्कीम वाज़ेह होकर मेरे सामने आ गई। पहले मेरा ख्याल इस मुसलमान देहाती के पास रहकर अपने मिशन को शुरू करने का था, लेकिन अब हालात की नोयत बदल गई थी। मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इसने एक दिन मुसलमान देहाती को खरीदना शुरू कर दिया। मैं आस पास के दूसरे देहात के बारे में पूछना चाहता था। देहाती की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ से 3 मील दूर डैम के शुमाल मगरब में तराई में हिंदू का एक मंदिर और एक छोटा सा गांव मंदिर शेरों वाली माता का है और गांव से चंद कदम के फासले पर चीड़ के दरख्तों में वाक़ है। रात गहरी होने लगी तो मैं और पोशाली अपनी कोठड़ी में आ गया। अपने चरपयों पर लिहाफ ओढ़ कर लेटने के बाद मैंने पोशाली को अपनी सारी स्कीम बताई। वह उठकर बैठ गई। चराग की धीमी रोशनी में उसके चेहरे पर मुझे कुछ फिक्र और तरद्दुद के असरात नजर आए। मैंने कहा, इसके सिवा यहाँ कोई और स्कीम कारगर नहीं हो सकती है। पोशाली चंबा डैम को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ
कि हम किसी तरह भी उसे उड़ाने में कामयाब नहीं हो सकते। डैम काफ़ी वसी है और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि हमारे पकड़े जाने का खतरा है। वैशाली ने इस शक का इजहार किया कि मैं मद्रासी रीजन कमांडर आचार्य को कैद कर सकूंगा। इस पर मैंने कहा कि तुम इसकी फिक्र न करो, मैं उस मद्रासी को कैद कर लूँगा। अब हमें यहाँ से सुबह ही सुबह मंदिर वाले गांव की तरफ चल देना होगा, मगर हमने अपने लिबास बदलने होंगे। राजू चाचा से मैं अपने और तुम्हारे लिए कपड़े हासिल कर लूँगा। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। वैशाली थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ आने लगी। मैं अपने मंसूबे पर गौर करता रहा, फिर मुझे भी नींद आ गया। सुबह मुर्ग की अजान ने मुझे जगा दिया। वैशाली अभी तक सो रही थी। मैं कोठरी से बाहर निकला तो राजू तख्त पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। उसकी बीवी चूल्हा जलाए और रोटी पका रही थी। मैं खामोशी से वादी में निकल गया। 10-15 मिनट इधर उधर फिरता रहा। यहाँ से चंबा डैम दिखाई नहीं दे रहा था। जनूब की तरफ एक टीला नजर आ गया। डैम उस टीले के पीछे था। वापस आया तो राजू तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। दलान में आग का छोटा सा और रोशन था। मैं सलाम करके राजू के पास बैठ गया। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा, चाचा मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी लिबास हम दोनों मियाँ बीवी ने पहन रखा है, उसे देखकर देहाती हमारे ज़्यादा करीब नहीं आते। वो हमें अजनबी समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस इलाके के देहाती लोगों में घुल मिल जाएं, ताकि हमें यहाँ के रहन सहन के बारे में ज़्यादा इल्म हो सके। राजू मुस्कराया और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें यहाँ हमारे जैसे कपड़े पहन कर आना चाहिए था, और नहीं तो खद्दर का पजामा कुर्ता ही पहन लेते। मैंने मतलब की बात जबान पर लाते हुए कहा, चाचा अभी हमें चंबे और कांगड़ा की सारी वादी की सैर करना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें देहाती कपड़े दे दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगा। इस पर नेक दिल देहाती ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा हम अपने कपड़े नहीं बेचा करते, तुम्हें अगर देहाती कपड़ों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसकी फिक्र न करो। 1 घंटे के बाद जब मैं और पोशाली इस नेक दिल मुसलमान देहाती के मकान से रुखसत होने लगे तो हम दोनों वहाँ के देहाती लिबास में थे। कंधों पर सियाह धारियों वाले मोटे कंबल थे। अपने कपड़े हमने चमड़े के बैग में बंद कर लिए थे। उस बैग में कपड़ों के साथ ही सिलेंसर वाले रिवॉल्वर और जहरीले सिगार भी मैंने संभाल कर रख लिए थे। गांव से निकलते ही हम दरख्तों की ओट में होकर उसी गांव की तरफ चल पड़े जहाँ विष्णु माता का मंदिर था। विष्णु का मंदिर निस्बतन छोटा था, जो चट्टान के सह में एक बड़े चबूतरे पर बना हुआ था। मंदिर की एक जानब कच्ची छत वाली 4-5 कोठरियाँ थीं, जिनके आगे दरख्त तले एक सफ़ेद गाय बंधी हुई थी। मंदिर से भजन की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पोशाली को मंदिर के बाहर चबूतरे के पास बिठाया और खुद सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर की दहलीज पर आकर हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर विष्णु माता की मूर्ति को प्रणाम किया। साथ ही ये देख लिया कि एक मुंडे हुए सर और मोटी तोंद वाला मेहनत देवी के चरणों में एक जानब थाल में पड़े सिक्के और रुपए गिर रहा था। मेरी तरफ उसने तुरशरोई से देखा और बोला, तुम इस गांव के नहीं लगते हो। मैंने सदरी की जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 10-10 के 2 नोट निकाल कर मेहनत के चरणों में झुक कर पेश किए और हाथ बांध कर कहा, महाराज मैं दखन का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, विष्णु माता की यात्रा को आया हूँ। सर छुपाने को यहाँ आसरा मिल जाए तो आपकी और सेवा करूँगा। मेहनत ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने सदरी की पौड़ी में से मजीद 10-10 के 2 नोट निकाल कर उसके कदमों में रख दिए। मेहनत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। कोई बात नहीं बच्चा, वो कोने वाली कोठरी में चला जा, भोजन के पैसे अलग होंगे। मैंने वहीं उसको 2 नोट मजीद पेश कर दिए। मेहनत की बातें खिल गईं। छोटे से गुमनाम मंदिर के लिए मुझ जैसा मखीर यात्री और कौन मिल सकता था। मैं पोशाली और सामान के साथ कोठरी में घुस गया। दोपहर को पोशाली के साथ मंदिर में विश्राम माता के दोबारा दर्शन किया। मेहनत ने मेरे साथ पोशाली के माथे पर भी तिलक लगा दिया। फिर मैंने पोशाली को साथ लिया और डैम की तरफ चल पड़ा। डैम का फौजी गरीजन हमारी जानब चीड़ के दरख्तों में वाक़ था। ये 4-5 छोटी छोटी बैरकों पर मुश्तमिल था। इर्द गिर्द खारदार तारों की बाड़ लगी थी। फाटक पर सिख संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था और 1-2 मंजिला बैरक के आगे गोल दायरे में रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। कुछ फौजी ट्रक और जीपें एक तरफ खड़ी थीं। मैंने पोशाली को अच्छी तरह समझा दिया था कि बिल्कुल बात न करे, बस गरीबाना और आजाना सी शिकल बने, मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ी रहे।
जब मैंने फाटक पर खड़े सिख संतरी से कहा कि मैं दक्कन से आया हूँ और मैं आचार्य साहब से मिलना चाहता हूँ, तो उसने कहर भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और पंजाबी में मोटी सी गाली देकर कहा, नाथ जाओ इथों। मैंने उसे तकरार करना मुनासिब ना समझा और वहाँ से हटकर गरीजन के पीछे आ गया। यहाँ एक धोबी घाट बना हुआ था, कुछ झोंपड़ियाँ भी थीं। दो आदमी फौजी वर्दियाँ पत्थरों पर पटक रहे थे। दो गधे दरख्त के नीचे बंधे चारा खा रहे थे। एक बूढ़ा धोबी बैठा हुक्का पी रहा था, उसके माथे पर विष्णु माता का तिलक लगा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, महाराज हम परदेसी हैं, पीने को पानी मिल जाएगा। बूढ़े ने पास रखे घड़े की तरफ इशारा किया। मैंने मिट्टी के डोंगे में पानी निकाल कर पानी पिया और पोशाली को भी पिलाया। मुझे मालूम था कि हिंदू डोंगे को मुंह नहीं लगाते। मैं जैसे सस्ताने के लिए वहाँ बैठ गया। बूढ़े ने पूछा कि हम कहाँ से आए हैं। मैंने उसे भी यही बताया कि हम दक्कन से विश्राम माता के मंदिरों की यात्रा को आए हैं। बातों ही बातों में मैंने उस बूढ़े से मालूम कर लिया कि गरीजन कमांडर मेजर आचार्य गरीजन के मगरबी किनारे वाले बंगले में रहता है। मेरे लिए यह इतला काफ़ी थी, क्योंकि मैं समझ गया मुझे गरीजन के पास कोई नहीं फटकने देगा। मैंने शाम को मेजर आचार्य से मिलने का फैसला किया और बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए वापस मुड़ गया। शाम को दोबारा मैंने पोशाली को साथ लिया और मेजर आचार्य के बंगले पर आ गया। वहाँ भी कोठी के बाहर पहरा लगा था, मगर यहाँ सिख की बजाय एक काला कलोटा दुबला पतला संतरी खड़ा था, जो शक्ल सूरत से देहाती लोगों जैसा लग रहा था। कुदरत मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तमिल में कहा, मैं तमिलनाडु से आया हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं मेजर आचार्य साहब से मिलना चाहता हूँ। मुझे तमिल जबान में बात करते सुनकर मद्रासी संतरी बड़ा खुश हुआ। मुस्कुराते हुए तमिल में पूछा, मैं इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, वैष्णव माता की यात्रा का इरादा है, अब यहाँ माता के चरणों में ही रहकर देहाती जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने सुना है मेजर साहब भी मद्रास के रहने वाले तमिल हैं, क्या वो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देंगे। मेरा नाम कृष्णमाचारी है, यह मेरी पत्नी भाग्या है, यह उत्तर प्रदेश की है। मद्रासी संतरी को एकदम मुझसे हमदर्दी हो गई थी। इसकी वजह महज यह थी कि हम दोनों तमिल थे। इस वक्त मेजर साहब आराम कर रहे हैं, तुम 1 घंटा तक आना, मैं उनसे बात करूँगा। हम दोनों ने हाथ बांध कर उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से वापस आ गया। 1 घंटे बाद हम फिर मेजर आचार्य के बंगले के फाटक पर मद्रासी संतरी के पास खड़े थे। मद्रासी संतरी ने हमें एक तरफ बिठा दिया और बताया कि मेजर साहब अभी अभी उठे हैं और वह उनसे ड्यूटी ख़त्म होने पर बात करेगा। मैं और पोशारी करीब ही चीड़ के दरख्त के नीचे बैठ गया। मैं इलाके का जायजा लेने लगा। तकरीबन आध घंटा गुजरा होगा कि एक डोगरा संतरी आता नजर आया। वो मद्रासी की जगह ड्यूटी देने आ रहा था। मद्रासी संतरी ने ड्यूटी का चार्ज डोगरा संतरी को दे दिया और हमारे पास आकर बोला, मैं साहब से जाकर बात करता हूँ, तुम यहीं बैठो।